तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के अंक में आपके लिए। आम के बाग में लगने वाले प्रमुख कीट और उनका नियंत्रण। शुद्ध बीज उत्पादन हेतु गेहूं में रोगिंग पर जानकारी। आम के बागों में फूल और फल की अवस्था चल रही है। इस अवस्था पर हुई बरसात और ओलावृष्टि ने फूलों को तोड़ और झड़ा दिया है, जिससे फल उत्पादकों को अधिक हानि की संभावना है। इस समय जो भी बौर बचा हुआ है उसको अच्छी तरह से प्रबंधन किया जाए तो हानि को कम किया जा सकता है। इस समय आम के बाग में कुछ कीटों का भी प्रकोप होता है, लेकिन वातावरण में आए परिवर्तन के कारण कीटों की अधिक संख्या होगी जो कि फसल को अधिक प्रभावित करेगी। इस समस्या के निदान के लिए मिलते हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव से। नमस्कार किसान भाइयों, आम के बाग में कीट प्रबंधन की क्या क्या नीतियाँ अपनानी है, वो भी इस जलवायु में बदलाव के कारण भी ज़्यादा आवश्यक हो गया है। इसी के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगी कि आम के बाग में आपने कौन कौन सी प्रबंधन नीतियों को अपनाना चाहिए। जिस हिसाब से जलवायु में अचानक तीव्रता के साथ बदलाव आ रहा है, उस हिसाब से कीड़ों में भी, विशेषकर आम के कीड़ों में भी बदलाव आ रहा है और वो कहीं ज़्यादा और कहीं कम संख्या में दिखाई देंगे। और जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वहाँ इन कीड़ों की संख्या लगातार बढ़ेगी और यहाँ आने वाले समय में फल के पकने तक बहुत नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अभी जहाँ पर बौर आना शुरू हुआ है वहाँ पर जिन लोगों के बागों में फुदके की और कड़ी कीट की समस्या आती है, कड़ी कीट पर तो इस समय इतना असर नहीं आएगा, लेकिन फुदका पर इस समय बहुत ज़्यादा असर आएगा, क्योंकि फुदका इस समय तो शायद आपको दिखाई ना दे, लेकिन जैसे ही बारिश रुकेगी और तापमान में बढ़ोतरी होगी, अचानक से आप देखेंगे कि 20 की संख्या तक एक पत्ती पर या जो पैनिकल है उस पर आपको ये फुदके दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बारिश होने की वजह से रस की मात्रा पेड़ में, पुष्पों में बढ़ गई है और जिसकी वजह से कड़ी कीट भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा और फुदका भी आम का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जिन किसान भाइयों ने फुदका के लिए कीटनाशी दवा का छिड़काव कर लिया था जब पुष्प कलिका प्रारंभिक अवस्था में थी, उनके यहाँ तो शायद कुछ हद तक बौर अभी रह गई हो, लेकिन जिस तीव्रता के साथ में बारिश हुई है और हवा चली है, काफ़ी हद तक तो बौर गिर चुका होगा। अब वो गिरा हुआ तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बचा हुआ है उसके लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कि अभी तो फूल आएगा तो फूल के ऊपर परागणकर्ता कीट भी आएंगे तो वो अपना काम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ फुदका की समस्या भी बढ़ जाएगी। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही फल लग जाता है, अभी नहीं, जैसे ही फल लग जाएगा, मटर के दाने के बराबर हो जाएगा, उस अवस्था में आपको तुरंत ही
छिड़काव करना होगा कीटनाशी दवा का। आप ध्यान रखिएगा कि आम के फुदका जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारक है, पूरी तरह बौर को ख़त्म कर देता है। इस समय बौर वैसे ही थोड़ा सा सड़ने वाली अवस्था में आ गई होगी, भूरी हो गई होगी और काफ़ी हद तक झड़ चुकी होगी और साथ में सफ़ेद फफूंदी भी बौर पर आ चुकी होगी। तो जब आप छिड़काव करेंगे और तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होगा तो आपको सल्फर भी दवा में साथ में मिला लेनी है सफ़ेद फफूंदी के लिए। तो कीटनाशी दवा का अगर आप छिड़काव करने वाले हैं तो अभी आप परागणकृतक को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही फल लग जाएगा उस समय आप दवा छिड़काव करेंगे। इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आप लेंगे और इस्तेमाल करने की दर है 0.03 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से, और इसमें 2 ग्राम आप सल्फर भी मिला सकते हैं और इसको आप छिड़काव कर दीजिएगा। दूसरा छिड़काव आपको 21 दिन के अंतराल के बाद करना है और ये दोनों ही के लिए काम करेगा, कड़ी कीट के लिए भी और आपके फुदके के लिए भी। और उसके बाद 21 दिन बाद आपको थायोमेथोक्सम एक तारा के नाम से मिलता है, 0.32 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आपको इस्तेमाल करना है और इसके बाद में फल जो है लग जाएगा, कड़ी कीट की समस्या भी होगी, ख़त्म हो जाएगी और आम की फुदके की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और जब तक अप्रैल माह आता है उस समय तक आप फल मक्खी के लिए भी, जिनके यहाँ फल मक्खी की समस्या है, फल मक्खी के लिए भी मिथाइलिजोनॉल बोतल का जो ट्रैप है, प्रपंच है, उसे बनाकर आप लगा लीजिएगा। जो बोतल बनाने वाला तरीका है वो आपको बता दें। एक आप कोई भी पानी की बोतल ले लीजिए और उस बोतल में एक कट लगाइएगा, स्क्वायर चौकोर कट लगाइएगा और एक 5x5x1 5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर मोटाई का आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिएगा। ऐसी लकड़ी जिसमें पानी को सोखने की सबसे ज़्यादा क्षमता हो। अब आप एक रसायन बनाइएगा, रसायन का घोल बनाइएगा। उसमें आपको लेना है मिथाइलिजोनॉल नाम का रसायन और उस रसायन के साथ में अल्कोहल या कोई जो स्प्रिट है उसको लेना है और एक कीटनाशी डाइक्लोरोवास के नाम से या न्यूवॉन के नाम से मिलता है वो आपको लेना है। तो 3 ये आपको रसायन लेने हैं और इनका जो अनुपात रखना है वो 6:4:1। इन तीनों को इसी अनुपात में बना के घोल बना लेना है। और जो आपने लकड़ी का गुटका बनाया है 5x5x1 सेंटीमीटर का, उस गुटका को 24 घंटे के लिए यानी 1 दिन के लिए आप उसमें डुबो के रखेंगे। और डुबोने के बाद में अब उस लकड़ी को जब दूसरे दिन आप निकालेंगे तो उसमें काफ़ी हद तक वो सूख चुका होगा। और अब इसको किसी भी डोरी की सहायता से बांध लीजिए और वो जहाँ आपने कट लगाया वहाँ से बॉटल में अंदर डाल के बांधने वाली अवस्था में ले लीजिए। आप इस बॉटल को अप्रैल के माह में टांग सकते हैं पेड़ों पे। 10 पेड़ों के बीच में 1 बॉटल आप लगा सकते हैं। तो जैसे आपके पेड़ हैं उनकी संख्या के हिसाब से 1 बॉटल का प्रपंच प्रति 10 पेड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। हो सकता है इस बारिश की वजह से जो पुराने बाग हैं, जो नेग्लेक्टेड हैं, जिनको आप देख नहीं पा रहे हैं, किनारे पर हैं, उनमें तना भेदक की भी समस्या आ सकती है। तो अगर आप देखें कि तना भेदक अगर आपके यहाँ नज़र आ रहा है तो उसके छेद दिखाई देंगे, तो उन छेदों को आप साइकिल की तिल्ली की सहायता से एक रुई का फाहा लीजिए, न्यूवॉन नाम की जो दवा होती है उसमें डुबोइए और साइकिल की तिल्ली की सहायता से छेद में अंदर तक डाल दीजिए और उसके बाद में ऊपर से उसको बंद कर दीजिए मिट्टी की सहायता से। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आम की पैदावार आपकी जो इस समय नुकसान हुआ है वो काफ़ी हद तक आपको भरपाई कर देगी। बाजारों में आजकल गेहूं के बीज से अधिक लाभ लेने हेतु विभिन्न प्रकार की कंपनियां अपना बीज बनाकर महंगे दामों में किसानों को बेच रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक किसानों को सलाह देते हैं कि किसान अपने खेतों पर ही उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं का बीज अपने खेतों पर ही उगाएं, जिससे आपका उत्पादन बढ़ेगा और पैसे की भी बचत होगी। अतः गेहूं के बीज हेतु जो फसल खड़ी है उस फसल में किन किन बातों को ध्यान रखना होगा, इसकी तकनीकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र नगीना, जिला बिजनौर के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर के सिंह। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आपको शुद्ध बीज कैसे बनाना है। पहले शुद्ध बीज के बारे में बताने से पहले आपको जानकारी देना आवश्यक है
कि किसी भी फसल की उत्पादकता निर्भर करती है उसके बीज की गुणवत्ता और बीज की शुद्धता पर। यदि आपने अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज को अपने खेत पे लगाया तो कम से कम 15 से 20% तक पैदावार आपकी स्वतः बढ़ जाती है। और यदि आप बीज मार्केट से या बाजार से कहीं से ले आते हैं तो देखने में प्रायः यह आता है कि बीज शुद्ध नहीं मिलता है, बीज में मिलावट होती है, जिससे किसान की लागत बढ़ती है, उसकी पैदावार पूरी नहीं मिल पाती है। मिलावट वाले बीज का जो उत्पादन क्षमता होती है वह कम होती है। जहाँ तक मेरा सुझाव है कि यदि आपको किसी भी फसल से, जैसे आप देख रहे हैं गेहूं पे हम खड़े हैं, गेहूं की फसल का उदाहरण दे रहे हैं आपको हम, यदि इससे आपको अच्छी पैदावार लेनी है तो आपको इसका शुद्ध बीज की ही बुआई करनी पड़ेगी। शुद्ध बीज की बुआई करने से पहले आपको देखना है कि आप अपने घर के स्तर पर ही आपको इसका बीज का उत्पादन स्वयं सुनिश्चित कर लें कि आपको जितनी फसल की बुआई करनी है उतने का बीज आप अपने घर पे शुद्ध रूप से बनाएं। और साथ ही साथ यदि आप थोड़ा बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं तो अपने गांव में ही स्वतः बीज का उत्पादन करें। साथ ही साथ जो भी बीज अपने बुआई के लिए रख करके दूसरे आपके जो आस पड़ोस के किसान हैं उनमें भी आप शुद्ध बीज का वितरण करें। अब रही बात जैसे कि आप आज देख रहे हो कि खेत में अब अपने खेत पे जाइए तो आप देखेंगे कि जो आपने बीज के लिए जो फसल लगा रखी है, अब यहीं से शुरू होता है आपके शुद्ध बीज अपने घर ले जाने के लिए। आप खेत पे जाओ, जो भी आपकी खड़ी फसल में जो भी अवांछित पौधे दिखें, अवांछित का मतलब होता है कि चाहे वह उस प्रजाति से अलग का हो या उसमें कोई बीमारी या कीड़ा लगा हो ऐसा पौधा हो या कोई हानिकारक खरपतवार हो, ये सब उस आपके बीज फसल के लिए अवांछित पौधे हैं। देखिए किसान भाई, जैसे हमने आपको जो बताया कि जो अवांछित पौधे ये तो हो गए अवांछित पौधे, इनको निकालने की जो प्रक्रिया होती है, इन अवांछित पौधों को निकालने के जो होता है, जब आपकी फूल आने से पहले की अवस्था शुरू होती है, जब बालें निकलने के वहाँ से शुरू की जाती है। क्योंकि जब फूल निकल जाता है तो उसमें जो परागण की प्रक्रिया होती है, अगर दूसरी प्रजाति का पौधा है तो उसके क्योंकि इसमें लगभग 5% के आसपास इसमें परागण भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि यह स्वपरागित फसल है गेहूँ, फिर भी आपको शुद्धता बनाए रखने के लिए जो दूसरी प्रजाति के पौधे हैं, जब बाली निकलने के यानी कि पुष्पावस्था से आपको शुरू करना, उस समय देखिए पुष्पावस्था पर जो मेन प्रजाति आपकी है उसके अलावा यदि कोई दूसरी फसल का पौधा या प्रजाति का पौधा दिखाई पड़ रहा है तो उसको खेत से आप बाहर निकालें। यदि रोगी लगा पौधा है तो सबसे अच्छा है कि आप इसमें जो पीला रतुआ रोग आता है इससे बचाव करने का आपको सावधानी रखनी है। साथ ही साथ अगर उससे ऐसे 2-4 पौधे शुरुआती अवस्था में दिखाई पड़े या जो बाली काली होती है, जैसे कहते हैं आपकी कबर लूजिस्मट या कंडुआ जिसे कहते हैं, अगर दिखाए तो उसको बाली को आप पन्नी के साथ ले करके पकड़ करके उसे खेत से बाहर करें। उसके बाद आपको जो एक दवा आती है प्रोपिकोनाजोल, जिसे आप मार्केट में टिल्ड के नाम से भी जानते हैं, यह दवा 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप छिड़काव कर देंगे, जिससे कि दूसरे पौधों पर इसका प्रभाव नहीं जाएगा। इसके बाद जब बाली पूरा जैसे कि आपकी निकल जाए, बाली निकलना शुरू हो जाए आपकी, जब बाली निकल जाए, बाली परिपक्व अवस्था की तरफ चलते, उस अवस्था पे देखें कि अब आपके उस बीज प्रक्षेत्र में कहीं कोई दूसरा पौधा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई और बचा है तो उसको भी निकाल करके बाहर कर दें। आप रोगिंग प्रक्रिया करते हैं। रोगिंग का मतलब होता है कि अवांछित पौधे को निकालना, बीमारी कीड़ा लगा या दूसरी प्रजाति के पौधे को जब बाहर निकाल देंगे आप, तो आप शुद्ध बीज अपने घर पे ही प्राप्त कर लेंगे। सीधी सी बात, बीज से आपको स्वतः फायदा, साथ ही साथ एक रोजगार भी, अतिरिक्त आमदनी का जरिया भी हो जाएगा। यदि आपको बीज उत्पादन करने की बात जो करते हैं हमारे जनपद बिजनौर के जो किसान भाई हैं, यदि आप चाहे वो गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, जिसका बीज उत्पादन स्वतः करना चाहते हैं, यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप कृषि विज्ञान के नगीना बिजनौर है, वहाँ पर आकर के हमसे मिल सकते हैं। अगर आप टेलीफोनिक बात करना चाहते हैं कि हमसे, तो हमारा जो आपका टेलीफोन नंबर है 89 79 10 11 13, यानी 89 10 11 13। और अब यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। चलो पीछे जाइए, चलो वजन फिर से लेना पड़ेगा। आने दो आगे आने दो। कुछ गड़बड़ है। हाँ, इस साल इतना ज्यादा वजन। भाई क्या छुपाया है ट्रॉली में? छुपाया नहीं, कोराजन लगाया है। अब मेरी फसल को कीड़े नहीं खाते। पेश है डूबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। पापा क्या छुपाया है? वाह! डूबॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। यहाँ दिल ही नहीं, दिमाग भी लगाना पड़ता है। सिर्फ ताकत ही नहीं, हिम्मत भी जरूरी। कहीं तरतीब तो कहीं जीतता है इरादा, और हर दिन बनते हैं नए रिकॉर्ड।
रैंकिंग की रेस में कभी भी पलट सकती है बाजी। इसीलिए तो खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ईटीवी स्पोर्ट्स में। बापू ये तो गन्ना है, ये लो। मैंने खेत में कोराजन क्या लगाया, गन्ना निकला लठ बराबर। पेश है डुबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। डुबॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जियों की बुआई प्रायः किसान खुले प्रक्षेत्र में करते हैं, लेकिन खुले खेत में कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होने के कारण इनसे मिलने वाले उत्पाद को लेकर किसान हमेशा आशंकित रहते हैं कि वांछित उत्पादन मिलेगा या नहीं। इतना ही नहीं, कई बार तो सब्जियों की आवक अधिक होने से बाजार भाव भी गिर जाते हैं। अतः इन समस्याओं से बचने के लिए किसानों का रुझान आधुनिक कृषि तकनीकों की ओर हो रहा है। इसी के तहत बहुत से किसान पॉली हाउस और शेड नेट में इनकी खेती करने लगे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं खीरा की खेती के बारे में। इसकी तकनीकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी गढ़वाल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शेडनेट हाउस के अंदर 50 दिन पुरानी खीरे की फसल है और इस फसल में अच्छी पैदावार हो और अच्छा मुनाफा किसान को मिले, इसके लिए विशेष ध्यान रखने की जो बातें हैं उसमें आज हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी फसल जब भी लगाते हैं तो सबसे पहले हमारी जो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी में कई प्रकार के ऐसे बीमारियों के या रोग के ऐसे स्पोर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी फसल अच्छी होने के बावजूद भी अच्छा उत्पादन नहीं दे सके। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो इसकी क्यारी बनाते हैं, जो उठी हुई हमने जो बेड बनाई है यहाँ, तो सबसे पहले जब भी इसकी बेड बनाते हैं तो बेड बनाने से पहले इसका मिट्टी का स्टलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मिट्टी का स्टलाइजेशन नहीं होगा और मिट्टी के अंदर कोई भी कीटाणु जीवाणु पहले से मौजूद होगा तो वो हमारी फसल को बाद में नुकसान पहुंचाएगा और हमारा उत्पादन घट जाएगा, हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले मिट्टी के स्टलाइजेशन के लिए जैसा कि हमने यहाँ किया और आप भी ऐसा कर सकते हैं, फॉर्मेलिन और फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से केमिकल आता है, उस केमिकल का 1 भाग रसायन का और 10 भाग पानी का, उन दोनों को मिला करके हमने तकरीबन 15 दिन तक ये जो बेड बनी हुई है इन क्यारियों के अंदर इसको फ्यूमिगेशन किया और उसको ऊपर प्लास्टिक के कवर से हमने ढक दिया। और प्लास्टिक कवर से ढकने के बाद में जो उसकी गैस निकली, उस गैस से जो हमारी ज़मीन थी, मिट्टी थी, ये सारी की सारी स्लाइज हो गई और उसके बाद में हमने शुद्ध पानी से इसको सैचुरेट किया ताकि उसका उस रसायन का फसल के ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़े। और ये काम करने के बाद में हमने इसको 5 दिन के लिए छोड़ दिया खुला और तब जा कर के फिर हमने इसमें ये जो खीरा था इसके बीज की बुआई की। तो किसान भाइयों की सबसे पहले आप मिट्टी का स्टलाइजेशन करें और दूसरा जब बीज की बुआई करें तो एक विशेष ध्यान रखें कि बीज भी हमारा उपचारित होना ज़रूरी है। हालांकि आजकल बहुत सारे बीज उपचारित पहले से आते हैं, परंतु फिर भी किसान भाइयों जब भी बीज आप बुआई करें तो बीज को थायरम, कैप्टान या बाविस्टिन नाम की जो दवाई आती है कार्बेंडाजिम, वो 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज का उपचार करके इसकी आप बुआई करें। तो हमने जैसे इसकी बुआई की, बुआई करने के बाद में ये जो हमने सिस्टम लगा रखा है, ये ड्रिप इरिगेशन भी इसके साथ में लगा हुआ है, तो बूंद बूंद के रूप में पानी इसमें जाता रहेगा और फसल हमारी अच्छी बढ़वार करती रहेगी। किसान भाइयों, बूंद बूंद सिंचाई विधि का एक विशेष महत्व तो ये है कि इससे हमारी फसल अच्छी बढ़वार करेगी और पानी की बचत भी होगी। साथ ही दूसरे सबसे बड़े जो फ़ायदे उनमें से एक ये है कि हम इस फसल को जो जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है उन पोषक तत्वों की पूर्ति इस पानी के विधि के माध्यम से कर सकते हैं। तो जैसा है कि हमने इस फसल के अंदर दूसरी जो फसलें होती हैं पॉली हाउस, शेडनेट हाउस में, उसी प्रकार से फर्टिगेशन के रूप में, मतलब जो सिंचाई का पानी है उसके साथ साथ हमने इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन भी किया है और इसके लिए हमने
नत्रजन, फास्फोरस और पोटास जो NPK के नाम से आते हैं, हमने इसमें 200 लीटर पानी के अंदर 1 से लेकर के 1.5 किलो नाइट्रोजन, 1 से लेकर 1.5 किलो फास्फोरस और 1.5 से 2 किलो तक पोटास, इन तीनों को हमने 200 लीटर पानी मिला करके और 12 से 15 दिन के अंतराल पर नियमित रूप से इसमें सप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि पौधे को किसी प्रकार से पोषक तत्व की कमी नहीं हो और उसकी बढ़वार में कोई दिक्कत नहीं आए। इसके साथ ही हम 15 से 20 दिन में सूक्ष्म पोषक तत्व जितने भी हैं उनका भी एक बार छिड़काव इसमें करवा रहे हैं। किसान भाइयों, पोषक तत्व प्रबंधन के साथ साथ इसमें जो खरपतवार हैं, अगर खरपतवार साथ में रहेंगे तो हमारी जो फसल है उसको बढ़वार करने में दिक्कत आएगी और उसकी जो खुराक है उसको दूसरे वाले पौधे खाएंगे तो हमारी फसल कमज़ोर पड़ेगी। इसलिए आप ये भी ध्यान रखें कि नियमित रूप से इसके फसल में खरपतवारों का प्रबंधन करते रहें। साथ ही जैसा कि अब इसके अंदर क्या फूल आने की अवस्था आ गई है और आप जैसा देख रहे हैं यहाँ, इस प्रकार से ये जो टेंड्रिल होता है इसका, ये जब ये मुड़ना स्टार्ट हो जाए तो इसको क्या सहारे की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने इसको सहारा नहीं दिया तो क्या होगा, ये फसल नीचे ज़मीन पर लेट जाएगी और ज़मीन पर फैलते हुए फिर क्या आएगी, अच्छी बढ़वार नहीं कर पाएगी। क्योंकि हम पॉली हाउस और शेडनेट हाउस में इस प्रकार की खेती करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, इसको हम जैसे ही इसकी बढ़वार होती रहती है तो इसको ये प्लास्टिक के धागे हैं, इसके साथ सारे के रूप में इसको लगाते हैं। अब इसमें जैसे ये इस प्रकार का ये टेंड्रिल आएगा तो ये इसके साथ ये लिपट जाएगा और लिपटने के साथ साथ ये ऊपर बढ़ता रहेगा। तो इसको जैसे जैसे बढ़वार होती जाएगी वैसे वैसे हम इसको स्टेकिंग करते रहेंगे, सपोर्ट देते रहेंगे, जिससे कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। और साथ ही आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें हल्के फ्रूट्स जो फल हैं इसके लगना प्रारंभ हो गए हैं। आप ये देख रहे हैं जैसे ये इसमें फल लग रहा है, तो ऐसे फल जैसे जैसे लगते रहेंगे, अगर ये ज़मीन के संपर्क में आएंगे तो उसमें इसकी जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है वो ख़राब होगी और बाज़ार में इसका भाव कम मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों, इसको इस प्रकार से सहारा देने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसको जो फल हमारा है अच्छी गुणवत्ता वाला है और किसी प्रकार की गंदगी उसके साथ नहीं हो, जिससे कि हमारा अच्छा मुनाफा मिले किसान भाई को और अच्छा बाज़ार का भाव मिले। और ये जैसे जैसे बढ़वार करता रहेगा वैसे वैसे हम इसको ये सहारा देते रहेंगे और नियमित रूप से इसमें पोषक तत्व प्रबंधन और खरपतवारों का प्रबंधन करते रहेंगे, तो इससे हमारी फसल अच्छी होगी और इससे हमें और किसान भाई को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बिसौली बदायूं के नन्हे लाल ने। आपने दुधारू पशुओं में टीकाकरण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुधन का अत्यधिक महत्व है। ग्रामीण क्षेत्र में तो पशुधन ही कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पशुधन से अपेक्षित आर्थिक लाभ तभी मिल सकता है जब हमारे पालतू पशु गाय, भैंस आदि स्वस्थ हों। स्वस्थ पशु ही अच्छे उत्पादक हो सकते हैं तथा उनकी कार्य क्षमता भी उत्तम होती है। पशुधन में कुछ ऐसे संक्रामक रोग होते हैं जिन्हें मात्र नियमित समय पर टीकाकरण करवा के रोका जा सकता है। संक्रामक रोग जीवाणु जनित अथवा विषाणु जनित हो सकते हैं जो एक पशु से दूसरे पशु में दूषित आहार, चारा, घास, दाना, पानी, बिछावन, हवा आदि से फैल सकते हैं। कुछ संक्रामक रोग इस प्रकार हैं। गला घोंटू या घुरका रोग, यह जीवाणु जनित रोग है। भैंसों में यह रोग अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक घातक होता है। भैंसों के गले में सूजन हो जाती है जो मुंह के आसपास और गर्दन तक तथा कभी कभी अगली टांगों और कंधों तक फैल जाती है। सांस लेने में पशु को कष्ट होता है और कष्टपूर्ण आवाज सुनाई देती है। मुंह से लार टपकती रहती है। बहुत तेज बुखार हो जाता है। इस रोग का आक्रमण इतना तेजी से होता है कि उपचार का समय ही पशुपालकों को नहीं मिलता। इस संक्रामक रोग से बचाव हेतु पशुओं को मई माह में प्रतिवर्ष रोग बचावकारी टीका लगवाएं। टीका लगवाने से गाभिन अथवा दूध देने वाले पशुओं के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। पशुओं को सूखे, धूप वाले, हवादार मकान में रखा जाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं खुरपका या मुंहपका रोग के बारे में। पशुओं का यह प्राचीन विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में होता है। संकर नस्ल के तथा विदेशी पशु इससे ज्यादा पीड़ित होते हैं।
जो पशु इस रोग से पीड़ित होकर ठीक हो जाते हैं वे बहुत कमजोर और खेतीबाड़ी के लायक नहीं रहते हैं। दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। यह रोग बीमार पशु के संपर्क में आने से या दूषित पानी, घास, भूसा, चारागाहों द्वारा फैलता है। इस रोग के आरंभ में पशु कांपता है, उसे बुखार आता है, मुंह गर्म लगता है एवं मुंह से लार टपकती रहती है। जीभ पर भी छाले पड़ जाते हैं जो फटकर एक गहरे और बड़े आकार के घाव का रूप धारण कर लेते हैं। गाय के थनों पर भी फफोले आ जाते हैं। पीड़ित पशु के मुंह को 2% फिटकरी के घोल या 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट घोल से धोना चाहिए। खुरों को फिनाइल से साफ करना चाहिए। इसके बचाव हेतु नियमित टीकाकरण आवश्यक है। पहला बचाव टीका 4 सप्ताह की आयु होने पर, दूसरा टीका पहले टीके के 6 सप्ताह पश्चात तथा तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद और इसके पश्चात हर वर्ष टीका लगवाना चाहिए। संकर प्रजाति अथवा विदेशी प्रजाति के पशुओं को यह टीका प्रति वर्ष 2 बार 6 माह के अंतर पर लगवाना चाहिए। अगला प्रमुख रोग है लंगड़िया या लंगड़ा बुखार, जिसे ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं। बरसात में होने वाला यह जीवाणु जनित रोग जो युवा पशुओं, बछड़े बछियों में अधिकतर होता है। कई बार बछड़े बछियां अचानक ही पिछली टांगों से लड़खड़ाने लगती हैं और उनके पुट्ठों में सूजन आ जाती है। इसे फड़ सूजन या पुट्ठा सूजन रोग भी कहते हैं। इसमें एक प्रकार की गैस भी पैदा होती है और दबाने पर चर्र चर्र की आवाज आती है। इस रोग का लक्षण प्रकट होने के 2 से 3 दिन के अंदर पशु की मृत्यु अवश्य हो जाती है। यह रोग गौ पशुओं का अत्यधिक संक्रामक रोग है। बरसात शुरू होने से पहले रोग फैलता है। अधिक संभावना अप्रैल से जून माह के बीच रहती है। इस गंभीर रोग से बचाव हेतु एकमात्र उपाय नियमित टीकाकरण है। 4 माह से 3 वर्ष के सभी गौ पशुओं को प्रतिवर्ष यह टीका मई माह में अवश्य लगवाना चाहिए। इस रोग से मृत पशु को भूमि में 2.5 मीटर गहराई तक चूने से ढककर दबा देना चाहिए। किसान भाइयों, पशु स्वयं अपना दुख दर्द नहीं कह सकता, अतः उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्रत्येक पशुपालक का कर्तव्य है और इस हेतु नियमित टीकाकरण शेड्यूल को हम अगर अपनाते हैं, हम अपने बहुमूल्य पशुओं को गंभीर संक्रामक रोगों से बचा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल के कार्यक्रम में दिखाई जाने वाली मुख्य झांकियां। गर्भित सुकरों और उनके सावकों की देखरेख पर जानकारी। भिंडी में लगने वाले प्रमुख कीट एवं उनका नियंत्रण। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।